करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन और एक होगा हम लोग का टॉपिक आज का अंडर कैपिटलाइजेशन। तो पहले ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या आज पढ़ना है हम लोग को। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके पीछे इसका रीजन क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन मेरा सही हो जाएगा। देन आफ्टर दैट, आफ्टर ओवर कैपिटलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसके रीजन्स क्या है, उसका इफेक्ट क्या है और उसका लास्टली रेमेडीज क्या है। तो चलिए आज का टॉपिक डायरेक्टली स्टार्ट करते हुए, और ये जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है बीबीएम का सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो 50 मार्क्स का है, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वन ईयर वो ओवर कैपिटलाइजेशन पूछता है, तो सेकेंड वो अंडर कैपिटलाइजेशन पूछता है, या फिर डिफरेंस बिटवीन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और इसके क्या इफेक्ट, रेमेडीज और रीजंस क्या क्या है इसके बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर है, ओवर कैपिटलाइजेशन दो वर्ड है, एक है ओवर और एक है कैपिटलाइजेशन। तो आपका जो बिजनेस है उसमें ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन है, वो हम कैसे समझेंगे कि वो ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन। तो हम आपको नोट्स आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िएगा, बाद में पहले आप समझिएगा। ए कंपनी इज सेड टू बी ओवर कैपिटलाइज व्हेन इट्स टोटल कैपिटल। यहाँ पे बात करें, एक कंपनी को हम तब बोल सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन जो when its total capital exceeds the true value of its assets। जितना कैपिटल होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। द करेक्ट इंडिकेटर इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। किसी भी कंपनी का जो उसका करेंट का अर्निंग्स होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अंडर कैपिटलाइजेशन है या ओवर कैपिटलाइजेशन है। अगर उसका ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा कैपिटल इसमें है तो भी वो ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। और एक अनदर फैक्टर्स है ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन को जानने के लिए कि वो अर्निंग्स कैपेसिटी ऑफ द फर्म क्या है। तो देखते हैं अर्निंग कैपेसिटी की फर्म की क्या बात है यहाँ पर। मैं, if the earning of the firm is the less than the market expectation, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उससे अगर कंपनी का अर्निंग्स, फॉर्म का अर्निंग्स अगर उससे लेस देन आता है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अगर फॉर्म का अर्निंग्स उससे कम आता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। बिकॉज कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है वो कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उसका एक्सपेक्टेशन हाई हो सकता है, लेकिन अगर आपका कैपिटलाइजेशन ओवर है और तो ऑब्वियसली उस हिसाब से आपके फॉर्म में रिटर्न आएगा नहीं, अर्निंग्स आपको आएंगे नहीं, तो आराम से उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉर्म ओवर कैपिटलाइजेशन है। मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर, कैपिटल के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन जो अर्निंग्स का था वो हाई था, और आपकी कंपनी को अगर उतना रिटर्न अर्निंग्स नहीं आया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। तो अर्निंग्स के बेसिस पे हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगर कम है हम लोग का अर्निंग्स, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। इट विल नॉट बी इन द पोजिशन टू पे द डिविडेंड एज पर द एक्सपेक्टेशन। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की, मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है जो अर्निंग्स का, अगर उस हिसाब से फॉर्म को अर्निंग्स नहीं हुआ, तो फिक्स बात है कि हम मेरे जो शेयर होल्डर है हम उनको डिविडेंड एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं देंगे। क्यों? उन्होंने तो कैपिटल के बेसिस पे अर्निंग्स का लगाया था एक्सपेक्टेशन, और उतना अर्निंग्स फॉर्म को हुआ नहीं है, तो मेरे शेयर होल्डर को उतना डिविडेंड भी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अर्निंग्स ही नहीं हुआ है। तो एज पर द एक्सपेक्टेशन हम डिविडेंड भी नहीं दे सकते हैं। इट इज a indication of overcapitalization, also possible that company has more fund than what is required based on current operating level।
कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन होने की वजह ये भी हो सकता है कि वो उसने जितनी ज़रूरत थी कैपिटल की, अगर वो उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवल में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी वो फर्म ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, और उसके अर्निंग्स के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं उसके एक्सपेक्टेशन ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर ज़्यादा है तो हम उस बेसिस पे बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रीजंस फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों हो सकता है? आइए, सबसे पहला है एक्वायरिंग एसेट्स एट इन्फ्लेटेड रेट सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन अगर आप कोई भी स्टार्टअप करेंगे तो हम लोग ऐसा सब पढ़ते ही है कि इन्फ्लेशन के टाइम में हर एक चीज़ का जो रेट रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप जो 500 का चेयर है, अगर उस चेयर को आप 600 में खरीद रहे हैं या 900 में खरीद रहे हैं या 1000 में खरीद रहे हैं, जो फर्नीचर टेबल 1000 का था आपने उसको एक्वायर किया 2000 में, जो मशीन 5000 का आपने उसको एक्वायर किया 10,000 में, जो लैंड 10 lakhs का था आपने उसको एक्वायर किया है 12 lakhs में। तो मेरे एग्जाम्पल में क्या है ना कि सारी चीज़ को जो आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में क्या है, या फिर आपने इन्फ्लेशन जब महंगाई कंट्री में ज़्यादा था आपने उस टाइम में उस एसेट्स को एक्वायर्ड किया, तो ऑब्वियसली फिक्स बात है कि जब उसका बैलेंस शीट देखा जाएगा, उसका कैपिटल देखा जाएगा तो हाई कैपिटल दिखाएगा। लेकिन वो इन्फ्लेशन रेट की वजह से कैपिटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बदले में कंपनी को कोई भी रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 5 रुपीज़ का पेन अगर खरीदेंगे, आज वो 5 रुपीज़ का है तो वही पेन अगर हम कल खरीद रहे हैं मान लो, या परसों खरीदे 1 मंथ के बाद में खरीद रहे हैं तो 10 का हो जा रहा है। वही पेन हम बात कर रहे हैं, पेन दूसरा नहीं, उसी पेन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर उसी पेन का 5 हम एक महीने परचेज पहले करते तो 5 देते, आज हम उसके लिए 10 दे रहे हैं। तो दोनों में तो क्या है, रिटर्न दोनों पेन का जो क्वालिटी है, अगर पेन सेम है तो उसका रिटर्न तो सेम मिलेगा। तो दैट इज द रीजन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर आप एक्वायरिंग एसेट्स करते हैं, कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं या अपने, तो वहाँ पर में इन्फ्लेशन रेट हाई अगर है तो वहाँ पर में ओवर कैपिटलाइजेशन होने की एक रीजन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्वायरिंग अनप्रोडक्टिव एसेट्स। अनप्रोडक्टिव एसेट्स का मतलब क्या होता है? आपने उस एसेट्स को हायर करके रख लिया, आपने उस एम्प्लॉय को हायर करके रख लिया, आपने उस फर्नीचर्स को, लैंड को, बिल्डिंग को हायर रखा हुआ है परचेज करके, एक्वायर्ड करके, जिसका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है, आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे रिसोर्स को। तो अब बताओ, आपने अगर उस रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं कर रहे, मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि इतना एसेट्स है, इतना कैपिटल है, और आप ये सिर्फ देखने में है, आप उस एसेट्स को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो कंपनी में मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन होगा कि इसका प्रॉफिट, इसका रिटर्न, इसका अर्निंग्स हाई होगा, लेकिन आप तो उस एसेट्स का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तो उसके बदले रिटर्न आएगा ही नहीं। तो ये भी एक वजह है ओवर कैपिटलाइजेशन का। हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द फॉर्म। जो इसलिए हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन से, थोड़ा लिंक करिएगा इसको। आपके बिजनेस का जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गया है बिकॉज कि आपने इन्फ्लेशन के टाइम में उस चीज़ को स्टार्टअप किया है। द टोटल फंड रिक्वायरमेंट टू हैव बीन ओवर एस्टिमेटेड। आपने जब फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे थे, फाइनेंशियल प्लान कर रहे थे, तो आपने जो एस्टिमेट किया कैपिटल का, वो आपका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड हो गया है, जिसकी वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकते हैं। या फिर अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी ये हो सकता है कि प्रोडक्ट वो महंगा हो जाए और आपको उस रेट पे खरीदना पड़े। चाहे रीजन कोई भी रीजन हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल रीजन्स की वजह से भी हम लोग के कंपनी में ये अंडर कैपिटलाइजेशन में भी पॉइंट आ सकता है और ये ओवर कैपिटलाइजेशन में भी आ सकता है। इन एडुकेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन के लिए जितना प्रोविजन है, अगर उससे आप कम करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 1 lakhs का फर्नीचर है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। अगर आप गलती से इस 1 lakhs के फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 20%,
करना था 10%, आपने कर दिया 20%, इसका इफेक्ट क्या होगा पता है? जब आप पीएल अकाउंट में एंट्री करते हैं टू डेप्रिसिएशन, तो बताओ अगर 1 लाख का 10% काटना था तो यहाँ पर 10,000 होता, लेकिन आपने तो 20,000 20% से काट दिया गलती से, ओवर इनएडुकेट कर दिए तो 20,000 से, तो जो मेरा नेट प्रॉफिट होगा ना, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा प्रॉफिट का, लेकिन अगर हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो मार्केट के हिसाब से, मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो मेरा शेयर होल्डर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडल फंड, हम लोग समझते हैं कि आइडल फंड होता है 2:1, जो डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। अगर उसमें कोई भी ज़्यादा एक, अगर वो डबल से कम है, या फिर इसको बोल सकते हैं 70:30 भी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विटी का 30% और टोटल फंड का 70% मेरा होना चाहिए डेब्ट का। तो ये कुछ रीजंस थे ओवर कैपिटलाइजेशन का होने के। अब बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट की, जो टॉपिक है हम लोग का इफेक्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है कि अब अगर ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो फर्म्स का अर्निंग्स कम होगा। अर्निंग्स कम होने से तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिक्लाइन द अर्निंग्स, फिक्स बात है। अगर हमें, मेरे क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, 4 की जगह अगर हम 40 बेंच डेस्क लगा देंगे, काम चल जाएगा एक बेंच डेस्क के, 2 बेंच डेस्क से। लेकिन उसकी जगह हम 40 बेंच डेस्क लगा देंगे तो 40 का जो इस्टेब्लिशमेंट का कॉस्ट है, जो उसका रेंट का कॉस्ट होगा, जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर ओवर कैपिटलाइजेशन है, 4 की जगह अगर आपने 40 को मेंटेन करके चल रहा है, एसी लगा दिए, फैन लगा दिए, ऑब्वियसली 40 स्टूडेंट है तो 4 मान लो फैन है, तो अगर एक ही फैन से काम चल सकता है तो 4 फैन लगाने की क्यों जरूरत है? दैट इज द ओवर कैपिटलाइजेशन। डिक्लाइनिंग अर्निंग्स, आपके कंपनी का जो फॉर्म का जो अर्निंग्स होगा वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब अर्निंग्स कम हो जाएगा तो हम लोग डिविडेंड भी शेयर होल्डर को कम देंगे। आपकी कंपनी का जो मार्केट प्राइस होगा वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपने सही से इसको मेंटेन नहीं कर पाया तो कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर सही से नहीं हो पाया तो कंपनी में भी कोलैप्स, कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। तो कंपनी क्या करेगी? उस चीज़ को धीरे 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 कम करेगी। अब आते हैं इसका रेमेडीज, कि ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो गया तो उसके क्या उपचार हैं, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नाम है ओवर कैपिटलाइजेशन है, तो जो ज़्यादा ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा कैपिटल एक्स्ट्रा है, बर्डन से जो एवरेज से ज़्यादा है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो पहला है रिड्यूसिंग ऑफ डेप्ट बर्डन, जो डेप्ट का बर्डन है उसको आप कम करो। नेगोशिएशन विथ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, दैट मीन्स जो भी आपका फाइनेंसर है उससे आप बात करके देखो। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने 10% फाइनेंस किया हुआ, 10% इंटरेस्ट पे, उसको बोलो कि हम 9% पे देंगे। या फिर आप ऐसे भी बात कर सकते हो कि अगर आपने 10 लैक्स लिया है और आपका उसके इतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे बात करके 2 लैक्स रिटर्न कर सकते हो। 8 लैक्स जितना यूटिलाइज होने वाला उतना रखो और उसको कैपिटल आप रिटर्न कर सकते हो। वही बात थर्ड पॉइंट में है, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। आप इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल से संपर्क करके बात करके कर सकते हो। जो आपका शेयर्स है उसको रिडीम कर दो। फिर हम लोग पढ़ते हैं ना रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है उसको आप रिडीम करके धीरे धीरे सेटअप करते जाओ। प्रिडिक्शन ऑफ फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और लास्ट है मर्ज विथ सम वेल मैनेज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगर लास्ट ये पॉइंट आता है किसी भी कंपनी का सिचुएशन के लिए, अगर आपको लगता है कि हम अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे ओवर कैपिटलाइजेशन को, तो वो कंपनी जो बेस्ड मैनेज्ड है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आप उसके साथ में मर्ज कर जाओ, जिससे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से इफेक्ट में आया था वो आपका सही हो पाएगा। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में क्या देखे, अभी वाले में ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर उसका रिटर्न नहीं आता है, तो अगर कम आता है उससे मार्केट एक्सपेक्टेशन, तो एक पॉइंट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर में ओवर कैपिटलाइजेशन होने से कंपनी का प्रॉफिट होगा वो डिक्लाइन करेगा। प्रॉफिट डिक्लाइन करने की वजह से डिविडेंड भी कम मिलेंगे, मार्केट प्राइस भी कम होंगे और कंपनी का लैप्स भी हो सकता है। अब आते हैं रीजंस, इफेक्ट और रेमेडीज के बाद में हम लोग ये बड़ा
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमने आपको समझाया इसका ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है, फिर उसका रीजंस, फिर इफेक्ट, फिर रेमेडीज। एग्जाम में अगर आएगा आप ऐसे ही पॉइंट लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 20 पॉइंट में से 20 पॉइंट मिलेंगे, 20 नंबर में से 20 नंबर्स मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं इसलिए सेकेंड टॉपिक की, जो आपको ऊपर वाला टॉपिक का फिक्स रिवर्स टॉपिक है। जो ऊपर में हम लोग देखें पूरा का पूरा ये रिवर्स काम करेगा। टॉपिक है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन।